डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के सभी प्रशिक्षु ध्यान देंगे कि मैं आपको आपके फर्स्ट पेपर वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा में यूनिट सेकंड पढ़ा रहा था। यूनिट सेकंड यानी प्रारंभिक शिक्षा की पृष्ठभूमि में मैं आपको वैदिक काल शिक्षा पढ़ा रहा था। उस दिन मैंने आपसे गुरुकुल प्रणाली की चर्चा किया था, जिसमें एक ब्रह्मचारी को अपने घर को त्याग करके गुरुकुल में प्रवेश के नियम बताए थे और गुरु के सानिध्य में रह करके कैसे शिक्षा दीक्षा होनी है, यानी उसके पाठ्यक्रम की चर्चा आज हम आपसे करेंगे। वैदिक काल की शिक्षा जो व्यवस्था थी, मैंने उस दिन भी बताया था आपसे कि दो ही प्रकार की शिक्षा थी, एक प्रारंभिक शिक्षा और दूसरा उच्च शिक्षा। तो प्रारंभिक शिक्षा बालक के घर पर होनी है और उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए उस बालक को ब्रह्मचारी यानी एक तपस्वी की भांति बन करके गुरुकुल जाना पड़ता है, क्योंकि प्राइमरी शिक्षा प्राप्त करने से पहले विद्यारंभ संस्कार था और उच्च शिक्षा प्राप्त करने से पूर्व उस बालक को उपनयन संस्कार से संस्कारित होना पड़ता था। तो उस दिन मैंने आपको उपनयन संस्कार बताया था, यानी गुरुकुल में एक विद्यार्थी का प्रवेश कैसे होता है और उस प्रवेश की क्या विधि थी, कैसी थी, और उस विधि के अनुसार वो विद्यार्थी अपने पठन पाठन में कैसे पढ़ना है, क्योंकि जब प्रवेश हो जाता है तो प्रवेश के बाद उस विद्यार्थी के लिए सबसे महत्वपूर्ण उस कक्षा का पाठ्यक्रम होता है। तो वैदिक कालीन शिक्षा की जो पाठ्यक्रम है उसकी प्रकृति के आधार पर दो प्रकार के पाठ्यक्रम हैं। एक है अपरा पाठ्यक्रम और दूसरा है परा पाठ्यक्रम। अपरा पाठ्यक्रम का मतलब भौतिक विषय आते हैं। इसके अंतर्गत यानी गुरुजी बच्चों को क्या पढ़ाया करते थे? भाषा, व्याकरण, गणित, कृषि, पशुपालन, कला, कौशल में जैसे कताई, बुनाई, रंगाई इत्यादि आते थे। जैसे अर्थशास्त्र है, राजनीति शास्त्र है, भूगर्भ शास्त्र है, तर्कशास्त्र है, ज्योतिष है, आयुर्विज्ञान है एवं सैनिक शिक्षा का अध्ययन और व्यायाम गुरुकुल व्यवस्था और गुरु सेवा की क्रियाओं में सम्मिलित थी। यानी ये विद्यार्थी के भौतिक जीवन से जुड़े हुए विषय होते थे। इनको भौतिक पाठ्यक्रम यानी अपरा पाठ्यक्रम। अपरा पाठ्यक्रम का मतलब आध्यात्मिक पाठ्यक्रम। इसके अंतर्गत वैदिक साहित्य का मतलब वेद, वेदांग एवं उपनिषद थे। धर्मशास्त्र और नीति शास्त्र का अध्ययन, इंद्रिय निग्रह, धर्मानुकूल आचरण, ईश्वर भक्ति, संध्या वंदन और यज्ञ आदि की क्रियाएं अनिवार्य रूप से एक विद्यार्थी को करना पड़ता था। ये दोनों पाठ्यक्रमों को गुरुजी अपने गुरुकुल के विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य करते थे। अब बात आती है कि इस पाठ्यक्रम को गुरुजी कैसे पढ़ाया करते थे, यानी टीचिंग मेथड, शिक्षण की विधियां कौन सी थी।
वैदिक काल की जो शिक्षा व्यवस्था थी वह पूर्णतया मौखिक थी और किसी भी विद्यार्थी में संख्या अगर होती थी तो सबसे पहले वह अपने इष्ट मित्रों में अपनी किसी समस्या को शेयर करता था। यदि वहाँ से उसका समाधान नहीं मिलता था तो वह गुरु से आग्रहपूर्वक विनय करके प्रश्नोत्तर विधि के माध्यम से वह अपनी समस्या का समाधान करता था। उस समय भाषा की शिक्षा के लिए अनुकरण विधि और कला कौशल की शिक्षा के लिए प्रदर्शन एवं अभ्यास विधियों का प्रयोग किया जाता था। उपनिषदकारों ने शिक्षण की एक बहुत प्रभावी विधि का आविष्कार किया था जिसे श्रवण, मनन और निधिध्यासन कहते हैं। उत्तर वैदिक काल में जो छोटे छोटे बच्चों की शिक्षा के लिए आप देखते हैं कहानी विधि और उच्च स्तर के शिष्यों के लिए तर्क विधि का विकास किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि उस काल के गुरु मनोविज्ञान के बहुत ज्ञाता थे। इस संदर्भ में अथर्ववेद में एक सूत्र लिखा है, वाचस्पते देवंसः वसो स्पते नरमया, अर्थात गुरु शिष्य को दैवी मन से पढ़ाए और इस प्रकार पढ़ाए गए उसमें रमणीयता रहे, अर्थात उस समय उपरोक्त सब विधियों का प्रयोग कुछ अपने ढंग से होता था और यहाँ कुछ विधियों की चर्चा हम आपसे करेंगे, जैसे अनुकरण, आमृत एवं कंठस्थ विधि। अनुकरण विधि सीखने की एक स्वाभाविक विधि है। वैदिक काल में प्रारंभिक स्तर पर भाषा और व्यवहार की शिक्षा प्रायः इसी विधि से दी जाती थी। उच्च स्तर पर भी इसका प्रयोग होता था। गुरु शिष्यों के सम्मुख वेद मंत्रों का उच्चारण करते थे, शिष्य उसका अनुकरण करते थे, उन्हें बार बार उच्चारित करते थे और इस प्रकार उन्हें वह मंत्र, वेद की ऋचाएँ कंठस्थ हो जाया करती थी। व्याख्यान एवं दृष्टांत विधि वैदिक काल में शिष्यों को व्याकरण का कोई नियम अथवा वेदों का कोई मंत्र कंठस्थ करने के बाद गुरु उसकी व्याख्या करते थे, उसका अर्थ एवं भाव स्पष्ट करते थे और उसके अर्थ एक भाव को स्पष्ट करने के लिए उपमा, रूपक और दृष्टांतों का प्रयोग करते थे। अगला है कथन, प्रदर्शन एवं अभ्यास विधि। वैदिक काल में कृषि, पशुपालन, कला कौशल, सैन्य शिक्षा और आयुर्विज्ञान आदि क्रिया प्रधान विषयों की शिक्षा कथन, प्रदर्शन और अभ्यास विधि के माध्यम से शिक्षा दी जाती थी। गुरु सर्वप्रथम क्रिया के संपादन की विधि बताते थे और फिर स्वयं करके दिखाते थे। शिष्य उसका अनुकरण करके यथा क्रिया का अभ्यास करते थे और धीरे धीरे वह गुरुकुल का ब्रह्मचारी उसमें दक्षता प्राप्त कर लेता था। प्रश्नोत्तर, वाद विवाद और शास्त्रार्थ विधि। उत्तर वैदिक काल में उपनिषदों की शैली के आधार पर प्रश्नोत्तर, वाद विवाद और शास्त्रार्थ विधियों का विकास हुआ। प्रारंभिक वैदिक काल में गुरु उपदेश देते थे, व्याख्यान देते थे और जो शिष्य होते थे बहुत शांतिपूर्वक ढंग से सुनते थे। उत्तर वैदिक काल में शिष्य अपनी शंका प्रस्तुत करते थे तो गुरु उनका समाधान करते थे।
उच्च शिक्षा में उच्च स्तर के शिष्यों और गुरुओं के बीच वाद विवाद होता था। अति गूढ़ विषयों पर चर्चा हेतु विद्वानों को आमंत्रित किए जाते थे और उनके बीच बैठ कर के शास्त्रार्थ होता था। जो गुरुकुल के शिष्य होते थे इन सब बातों को बहुत ध्यान से सुनते थे और तत्संबंधी ज्ञान की वृद्धि करते थे। अगला आता है श्रवण मनन और निधिध्यासन विधि। यह विधि भी उपनिषदकारों की ही देन है। इस काल में गुरु जो व्याख्यान देते थे, वेद मंत्रों आदि की जो व्याख्या करते थे, जो हमारे जैसे धर्म हैं, दर्शन हैं या अन्य विषयों से जो संबंध रखते थे, शिष्य उनको ध्यानपूर्वक सुनते थे। उसके बाद उस पर मनन करते थे, चिंतन करते थे और तथ्य एवं सत्य पकड़ में आ जाता था। उसी आधार पर नियमित रूप से उस पर अभ्यास करते थे। तर्क विधि है। उत्तर वैदिक काल में तर्कशास्त्र जैसे विद्वानों है तर्क विधि का हुआ। इस विधि के 5 पद हैं: प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, अनुपयोग और निगम। कहानी विधि। आचार्य विष्णु शर्मा ने राजकुमारों को नीति की शिक्षा देने के लिए कहानियों की रचना की और ये कहानियाँ पंचतंत्र और हितोपदेश के नाम से संग्रहित हैं। कहानी सुनाने के बाद आचार्य शिष्यों से प्रश्न पूछते थे। इस प्रश्नों के अंतिम प्रश्न यह होता था कि इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है। इस प्रकार की कहानी विधि आज की भी कहानी विधि से भिन्न थी। उसके बाद इसमें एक विधि और थी, अग्रशिष्य प्रणाली विधि। अग्रशिष्य प्रणाली का मतलब ये था कि जैसे कोई विद्यार्थी पढ़ने में बहुत तेज है तो गुरु की अनुपस्थिति में, जिसको आज आधुनिक युग में हम आप कक्षा के मॉनिटर कहते हैं, तो गुरुकुल पद्धति में कक्षा के मॉनिटर उसी को बनाया जाता था जो पढ़ने में बहुत तेज हो। यानी यदि किसी दिन गुरुजी नहीं है तो उनकी अनुपस्थिति में क्लास पढ़ाने की क्षमता जिस विद्यार्थी में होती थी, यानी गुरु जितना पढ़ाते थे उसी के पीछे जहाँ तक पढ़ाया गया था उनमें से किसी एक विषय को पढ़ाने की क्षमता होती थी और वह पूरे समय गुरु की क्लास पढ़ाता था। उसी को अग्रशिष्य प्रणाली कहते थे। क्योंकि जब गुरुकुल में छात्रों की संख्या बढ़ी तो गुरु ब्राह्मण वर्ग के वरिष्ठ, प्रखर बुद्ध, योग्य और सक्षम छात्रों को नायक बनाने की आवश्यकता हुई और ये जो नायक होता था यानी मॉनिटर होता था, भाषा, साहित्य, धर्म और नीति शास्त्र आदि विषयों का ज्ञान कराते थे। इसके 2 लाभ हुए। यह तो एक गुरु का भार कुछ कम हुआ, दूसरा ब्राह्मण वर्ग के छात्रों को अध्ययन काल में ही अध्यापन कार्य की भी प्रशिक्षण मिलने लगा था। इतनी शिक्षण विधियाँ होती हैं। ये जो 2 पाठ्यक्रम मैंने बताया वो दोनों पाठ्यक्रमों को पढ़ने के लिए इन विधियों के माध्यम से पढ़ाते थे। वैदिक काल में सामान्य मनुष्य की जो बोलचाल की जो भाषा थी वो संस्कृत थी और शिक्षित मनुष्य की संस्कृत भाषा में अंतर था और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में विशुद्ध संस्कृत भाषा का प्रयोग होता था और यही संस्कृत ही शिक्षा का माध्यम थी।